हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का एक चैप्टर है जिसका नाम है लैटिट्यूड लाइन, यानी अक्षांश रेखा के बारे में। तो अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ने से पहले हमें क्या करनी होगी कि थोड़ी सी जो जानकारी जो है पृथ्वी के बारे में रखना बहुत जरूरी है, ताकि अक्षांश को समझना क्या हो, आसान हो जाए। तो आइए थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। पृथ्वी जो क्या है, ध्रुवों पर चपटी है। पृथ्वी जो क्या है, ध्रुवों पर चपटी है। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी मान लेते हैं, इसको इस तरह से मिला दिए। ठीक है, ध्रुवों पर चपटी है पृथ्वी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लगभग गोल कहा जाता है। लगभग गोल यानी अंडाकार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है, अंडाकार, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो जियोड कहा जाता है। जियोड, जियोड का मतलब होता है लक्षवा। लक्षवा का मतलब क्या, लगभग गोल, यानी कि अंडाकार। अब पृथ्वी जो है, पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या, इसको याद रखते हैं। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 51,00,72,000 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से याद रखेंगे, 51,72,000 किलोमीटर स्क्वायर। अगर माइंड में इस तरह से सेट कर लेंगे तो ऑप्शन में आएगा दोस्तों, तो आसानी से टिक कर लेंगे। 51,72,000 किलोमीटर स्क्वायर याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब है क्या दोस्तों कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है, तो भूमध्य रेखा। ठीक, ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। ये टोटल क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। दो बराबर भागों में बांटती है, व्यास कहलाएगा। लेकिन व्यास को जब यहां से अलग करेंगे तब क्या हो जाएगा, दो अलग अलग रेडियस यानी कि त्रिज्या कहलाएगा। तो पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो 6,378 किलोमीटर। अभी इतना, यहां से इतना तक दूरी है 6,378 किलोमीटर, फिर यहां से इतना 6,378 किलोमीटर, तो दोनों को मिला देंगे, यानी कि क्या कहलाएगा, व्यास। पृथ्वी का व्यास कितना, इसको दुगना कर देंगे तो 12,756 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अब जो क्या है, पृथ्वी की परिधि कितनी है, परिधि भी याद रखना है। तो परिधि है 40,075 किलोमीटर। 40,075 किलोमीटर, 51,72,000 किलोमीटर स्क्वायर याद करना है इस तरह से। त्रिज्या कितना है, 6,378 किलोमीटर। व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर। परिधि कितना हो गया, 40,075 किलोमीटर। अब क्या है, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। इसलिए पृथ्वी का अक्षीय झुकाव, अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री। फिर पूछेगा कि कक्षीय झुकाव कितना है, कक्षीय झुकाव पूछेगा तो 66.5 डिग्री। यही दोनों का खेल होगा आज यहाँ पर दोस्तों। फिर देखो जवाब क्या है कि इसकी गति क्या है। पृथ्वी की जो गति है, पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब। हालांकि सूर्य भी घूमता है, तो सूर्य की गति क्या है, पूरब पश्चिम से, ये तो हो गया पश्चिम से पूरब, तो पूरब से क्या हो जाएगा, पश्चिम, सूर्य का गति। और सूर्य का जो गति है कितना किलोमीटर प्रति सेकेंड, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड किसकी गति है,
सूर्य का गति। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब क्या है, पृथ्वी पर जो है काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इतना बड़ा पृथ्वी है, संभव है कि कोई स्केल से लेकर के इसको खींचेगा चारों तरफ, संभव नहीं है। यानी काल्पनिक रेखाएं मानी गई है। उसे क्या कहते हैं, जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है चारों तरफ, उसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। अक्षांश रेखा कहते हैं। अब पृथ्वी का जैसे इधर हो गया नॉर्थ यानी उत्तर, इधर हो गया साउथ, इधर हो गया ईस्ट यानी पूर्व, इधर हो गया वेस्ट। ठीक है दोस्तों। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। इसे उत्तरी गोलार्ध भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव। ठीक, इधर क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध या फिर दक्षिणी ध्रुव। ठीक है दोस्तों। भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को कितने भागों में, दो भागों में, ऊपर साइड उत्तरी गोलार्ध, नीचे साइड दक्षिणी गोलार्ध। पूर्वी और पश्चिमी इसको पढ़ेंगे किस में, देशांतर में पढ़ेंगे। आज हम लोग को क्या मतलब होगा, उत्तर और दक्षिण से सिर्फ मतलब होगा। भूमध्य रेखा जो है कितना डिग्री होती है, 0 डिग्री। ठीक, भूमध्य रेखा से जो नीचे की रेखा अक्षांश है वो क्या कहलाती है, मकर रेखा। मकर रेखा ये कितना डिग्री, 23.5 डिग्री। भूमध्य रेखा जो उत्तरी अक्षांश में यानी उत्तरी गोलार्ध में, इसे उत्तरी उत्तर के साइड दिशा की ओर है, उत्तर साइड में है तो इसे उत्तरी अक्षांश, नीचे की साइड में दक्षिणी अक्षांश, इस तरह से बोल सकते हैं दिमाग लगाकर। तो इधर हो गया कौन सी रेखा, कर्क रेखा। फिर कर्क रेखा से ऊपर ये जो है ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ क्या है, आर्कटिक महासागर है, इसलिए उसका नाम भी उसी महासागर के नाम पर रखा गया, जिसका नाम क्या है, आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक सब आर्कटिक वृत्त। मकर रेखा यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये क्या है, नीचे क्या है, अंटार्कटिक महाद्वीप है, इसीलिए महाद्वीप के नाम पर ही रखा गया है अंटार्कटिक वृत्त। क्या है दोस्तों, सब अंटार्कटिक वृत्त। ये कितना, 66.5 डिग्री। आर्कटिक भी कितना, 66.5 डिग्री। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब जो है दोस्तों इससे कुछ और सवाल बनते हैं, जैसे कर्क रेखा जो है कितने देशों से, कर्क रेखा 23.5 डिग्री, कर्क रेखा जो है कितने देशों से होकर गुजरती है, कितने देश, याद रखना है 18 देश। ठीक, भूमध्य रेखा कितने देशों से, तब याद रखना है 13 देशों से। मकर रेखा कितने देशों से, तब याद रखना है 10 देशों से। कर्क 18, भूमध्य 13, मकर 10। अब है दोस्तों हमारा जो देश है भारत, वो किस रेखा पर है, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर। अब जो है कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो आंसर लगाना कितना, 8 राज्यों से। कितना, 8 राज्यों से। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। अब है दोस्तों कुछ कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी तीनों, तो अफ्रीका महाद्वीप से ये तीनों गुजरती है, किससे, अफ्रीका महाद्वीप से। अफ्रीका महाद्वीप को कौन कौन, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों उससे गुजरती है। फिर और सवाल बनता है कि कर्क रेखा जो है को कौन सी नदी जो 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार, कर्क रेखा 2 अक्षर का, तो माही भी नदी है कितने अक्षर का, 2 अक्षर का, तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। ठीक है दोस्तों। फिर आएगा मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, 2 बार काटने वाली नदी, तो मकर रेखा को जो है लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी। देखिए दोस्तों, कर्क रेखा 2 अक्षर का, माही नदी, माही 2 अक्षर का, मैच करना है, मकर है, लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। अब है जो
आर्कटिक और अंटार्कटिक में कंफ्यूजन होता है, उसको किस तरह से दूर करना है। कर्क रेखा देखिए 2 अक्षर का है, छोटा है, तो आर्कटिक भी तो छोटा है अंटार्कटिक से। आर्कटिक छोटा यानी कर्क भी छोटा, ऊपर में हो जाएगा। मकर रेखा जो है बड़ा है, इसलिए अंटार्कटिक वृत्त भी जो क्या है बड़ा है। इस तरह से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों, कुछ और सवाल इससे देखते हैं अब। जैसे कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, उसको किस तरह से समझेंगे। ये जो भूमध्य रेखा 2 बराबर भागों में बांटी है पृथ्वी को, तो उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की कुल संख्या कितनी 90, और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की कुल संख्या कितनी 90, यानी नीचे भी इधर भी 90 और इधर भी 90, तो 90-90 टोटल कितना हो गया दोनों मिला करके। अगर पूछेगा उत्तरी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी, तो आंसर 90। दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितनी, तो आंसर 90। लेकिन पूछेगा कि कुल अक्षांशों की यानी अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 180। अक्षांशों की संख्या कितनी है 180। लेकिन वहीं पर पूछ दे अगर कि कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, कहीं कहीं ऑप्शन में दे देता है भूमध्य रेखा को भी जोड़कर दे देता है, यानी 181 देता है। तो ध्यान रखना है कुल अक्षांश की संख्या कितनी है 180, और प्लस ये जो 0 डिग्री है यानी 1, इसको मान लेते हैं 1, तो कितना हो जाएगा 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी 181। अब ध्यान रखना दोस्तों कि ये बहुत सारे अक्षांश खींचे गए, नहीं खींचे गए इधर भी और भी, ठीक है। तो सभी जगह दूरी जो है क्या है असमान है, ठीक है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी हर जगह क्या है असमान है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा से जैसे ही ऊपर की ओर यानी ध्रुव की ओर बढ़ेगा, ऊपर चाहे नीचे, तो अक्षांश क्या होते जाएगा छोटा होते जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अक्षांश अगर पूछ दे तो भूमध्य रेखा, तो जिस तरह से ऊपर की ओर बढ़ेगा अक्षांशों का आकार क्या हो जाएगा छोटा होते जाएगा, या नीचे की ओर बढ़ेगा ध्रुव की ओर जाएगा तो क्या होगा छोटा होते चला जाएगा। तो इस तरह से ये क्या है सभी जगह समान दूरी नहीं है, लेकिन औसत दूरी अगर पूछ दे कि अक्षांशों की 2 अक्षांशों के बीच औसत दूरी, तब क्या मारना आंसर 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। या फिर पूछ दे कि 1 डिग्री अक्षांश के बीच कितना दूरी, तो भी आंसर लगाना है कितना 111 किलोमीटर ही लगाना है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अब इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं दिन रात बराबर, मकर संक्रांति, कर संक्रांति, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहां पर सूर्य है, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सूर्य का जो लंबवत चमकना होता है दोस्तों, सूर्य का क्या है सूर्य का लंबवत चमकना क्या कहलाता है संक्रांति कहलाता है। और सूर्य जो है मात्र 4 ही बार, वो भी 3 स्थान चमकता है। भूमध्य रेखा पर 2 बार, कर्क रेखा पर 1 बार, मकर रेखा पर 1 बार। अब ये सवाल पूछता है कि किसकी स्थिति को चमकता है, तो उसको किस तरह से याद रखेंगे। सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर पहली बार 21 मार्च को लंबवत चमकता है। सूर्य जो है पहली बार भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को लंबवत चमकता है। उसके बाद फिर क्या होता है कर्क रेखा पर जाता है, फिर भूमध्य रेखा पर आता है, फिर मकर रेखा पर जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन रेखा पर जाने में उसे क्या होता है 3 महीने का समय लग जाता है। अब जैसे मार्च में भूमध्य रेखा पर 21 मार्च को, तो 3 महीना प्लस करिए, अप्रैल मई क्या हो जाएगा जून, यानी 21 जून को कब 21 जून को जो है सूर्य लंबवत चमकेगा किस रेखा पर कर्क रेखा पर, यानी कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा पर भारत हमारा देश है, इसलिए सबसे बड़ा दिन जो भारत हम लोग का कौन सा है
21 जून है, 21 जून कर्क रेखा पर चमकता है, तो हमें मनाना चाहिए कर्क संक्रांति, लेकिन हम लोग मनाते क्या है, मकर संक्रांति। ठीक है दोस्तों, तो कर्क रेखा पर 21 जून को, अब 21 जून को चमक गया तो फिर से ये पुनः कहाँ आ जाएगा, भूमध्य रेखा पर, तो फिर 3 महीने का समय लग जाएगा। तो जून हो गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 23 सितंबर को यानी फिर से चमकेगा किस पर, भूमध्य रेखा पर ही चमकेगा। फिर 3 महीना अब क्या होगा, मकर रेखा पर जाने में नहीं, नीचे जाने में, तो नीचे जाने में तो फिर हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी 22 दिसंबर को जो सूर्य कहाँ चमकेगा, लंबवत मकर रेखा पर। तो सवाल यहाँ से बन जाता है दोस्तों कि किस रेखा पर जो सूर्य 2 बार चमकता है, तो भूमध्य रेखा पर। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर को चमकता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, दिन रात बराबर होता है। या किस रेखा पर पूछेगा तो भी आंसर क्या लगाना है, भूमध्य रेखा पर चमकता है सूर्य 2 बार। कब कब, 21 मार्च और 23 सितंबर को। कर्क रेखा पर कब चमकता है, तो 21 जून को, 21 जून को। मकर रेखा पर कब चमकता है, तो 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, 22 दिसंबर को इधर चमक गया, 21 जून को इधर चमक गया, तो सूर्य जिधर चमकेगा लंबवत, उधर क्या हो जाएगा, दिन बड़ा और रातें छोटी। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को चमक रहा है, यानी उधर उत्तरी गोलार्ध हुआ ना, भूमध्य रेखा से ऊपर है, तो उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाएगा, 21 जून को दिन बड़ा रातें छोटी। 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा पर, दक्षिणी गोलार्ध में, तो 22 दिसंबर को पूरे दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, दिन बड़ा और रातें छोटी। बात समझ में आ गई दोस्तों। कभी कभी मिलाकर क्वेश्चन पूछ जाता है कि किस तिथि को जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को दिन बड़ा होता है, तो आंसर क्या मानना है, 21 जून उत्तरी गोलार्ध, 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध, दिन बड़ा होता है। अलग अलग करके पूछ दे कि किस दिन रातें छोटी होती है, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में रातें छोटी। कभी मिलाकर पूछ देगा, रातें छोटी और दिन बड़ा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को दिन बड़ा रातें छोटी, दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब है आगे पढ़ना है क्या आपको, कि मकर संक्रांति, यानी जब कर्क रेखा पर चमकता है तो कौन सा संक्रांति मनाते हैं, कर्क संक्रांति, क्योंकि सूर्य का लंबवत चमकना क्या कहलाता है, संक्रांति कहलाता है। अब मकर रेखा पर चमकेगा तो मकर संक्रांति। अब देखिए भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकता है, तो 2 बार विषुव मनाते हैं। इसको किस तरह से याद रखेंगे कि मार्च में चमकेगा, भूमध्य रेखा पर चमकता है सूर्य, तो इसे क्या कहेंगे, बसंत विषुव, बसंत विषुव। और 23 सितंबर को क्या, शरद विषुव। अब विषुव होने के कारण यानी सूर्य जो है यानी चमकता है भूमध्य रेखा पर, तो क्या होता है, दिन रात बराबर होता है, इसे विषुव कहा जाता है। इसी विषुव के कारण इसका अन्य नाम क्या हुआ, विषुवत रेखा भी भूमध्य रेखा को कहा जाता है। क्लियर। अब इसको किस तरह से याद रखेंगे, कर्क संक्रांति कर्क रेखा, मकर संक्रांति मकर रेखा। अब इसको देखना है, याद रखना है कि 21 मार्च को बसंत विषुव, याद हो गया। इसको अगर याद रखेंगे 23 सितंबर, 100 से सितंबर, 100 से शरद विषुव, 100 से सितंबर, 100 से शरद विषुव, बाकी बचा 21 मार्च तो बसंत विषुव। उम्मीद है दोस्तों की बातें समझ में आपको आ गई होगी और याद भी हो गया होगा। अब बात है कि मकर संक्रांति हम लोग कभी मना लेते हैं 14 जनवरी को, कभी मनाते हैं 15 जनवरी को, क्या बात है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। सूर्य जब है दोस्तों मकर राशि में प्रवेश करता है, जब सूर्य जो है जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो कर जाता है कब, 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाता है, लेकिन लंबवत चमकता है कब, 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। तो कभी ना कभी क्या हो रहा होगा कि मकर संक्रांति कब मनाते होंगे, 22 दिसंबर को। लेकिन क्या है कि सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो हर एक वर्ष
20 मिनट की देर हो जाती है। हर एक वर्ष 20 मिनट की देर हो जाती है। यानी अगर इसको घंटा में बनाएंगे तो 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट यानी कि 60 मिनट होने में 3 साल का समय लग जाएगा। 3 साल का समय लग जाएगा। अब इसको दिन बना देते हैं, यानी 24 घंटा। अब 1 घंटा में 3 वर्ष लग रहा है, तो 24 घंटा में कितना लगेगा? 72 वर्ष। 72 वर्ष लगेगा एक दिन। यानी कि जब 22 दिसंबर को मनाया जा रहा होगा तो फिर 72 वर्ष के बाद 23 दिसंबर, फिर 72 वर्ष के बाद 24 दिसंबर, फिर 72 वर्ष के बाद 25 दिसंबर। इस तरह से मनाते गए। जब हम लोगों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिक के द्वारा जब पता लगाया गया, तब क्या मना रहे थे? यानी हमारे जो पूर्वज लोग जो मना रहे थे, कब? 14 दिसंबर को। 14 दिसंबर नहीं दोस्तों, 14 जनवरी को हमारे पूर्वज लोग मना रहे थे। कब? 14 जनवरी को। तो 2012 को क्या हुआ? फिर से 72 साल पूरे हो गए। 2012 को फिर से क्या हुआ? 72 साल पूरे हो गए। तब कब मनाएंगे? 14 जनवरी को नहीं मनाएंगे। कब मनाएंगे? 15 जनवरी को मनाएंगे। यानी कि 72 साल अगर इसमें हम जोड़ देते हैं तो 2084 तक क्या मनाएंगे हम लोग? 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं और इसके बारे में, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आए दोस्तों, देखते हैं आप तापमान से। जैसे ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखना है दोस्तों कि ये सूर्य है। सूर्य जो है लंबवत चमक रहा है कहाँ? भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर जैसे सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पर तो चमक ही रहा है, लेकिन प्रकाश कहाँ जाएगा? कर्क रेखा के पास भी जाएगा और मकर रेखा के पास भी जाएगा। इसलिए सूर्य का जो प्रकाश इधर जाएगा, इसलिए ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? सबसे ज्यादा गर्म होगा। सबसे ज्यादा गर्म होगा, इसलिए कहलाएगा उष्ण कटिबंध। सबसे ज्यादा गर्म है इसलिए उष्ण कटिबंध। अब सूर्य का प्रकाश जो है ऊपर में नहीं जाएगा और नीचे इधर भी नहीं जाएगा, तो इधर नहीं जाने के कारण क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। बात समझ में आ रही दोस्तों? इधर नहीं प्रकाश जा रहा है, इधर भी प्रकाश नहीं जा रहा है, इसलिए इधर क्या है? ठंडी है, इसलिए शीत कटिबंध। और इधर भी क्या है? ठंडी है, इसलिए शीत कटिबंध। अब क्या है दोस्तों? ऊपर से देखिए ठंडी और नीचे से क्या? इधर से जा रहा है गर्मी। फिर इधर से भी देखिए, इधर ऊपर से क्या? गर्मी और इधर से क्या? ठंडी। गर्म हो गया। ये टोटल जो है कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये पार्ट, ये सब उष्ण कटिबंध। तब क्या? ऊपर से इधर से गर्मी और इधर से क्या? ठंडी। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा दोस्तों? ठंडा भी और गर्म भी, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। यहां भी कहलाएगा क्या? शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये बीच उष्ण कटिबंध, क्योंकि सूर्य जो है लंबवत 2 बार चमकता है, गर्म ज्यादा होगा तो उष्ण कटिबंध, और ऊपर जो है नहीं जाता है, नीचे नहीं जाता है, इसलिए इधर क्या हो गया? शीत कटिबंध, यानी ठंडी क्षेत्र हो जाएगा। अब ऊपर से देखिए ठंडी आ रही है और नीचे से गर्म जा रहा है, तो जो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? शीत भी और उष्ण भी, यानी ठंडा भी गर्म, इसलिए शीतोष्ण हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? शीतोष्ण, यानी ठंडा भी और गर्म भी। अब देखिए दोस्तों, क्या है कि भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा प्रकाश जाता है सूर्य का, इसीलिए क्या होता है? भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होता है, पूरे विश्व धरती पर दिन रात बराबर। कब? किस रेखा पर अगर पूछेगा तो भूमध्य रेखा पर। कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखिए, सबसे ज्यादा इसमें प्रकाश जाएगा भूमध्य रेखा पर, तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगा? भूमध्य रेखा पर। और जब गर्मी ज्यादा होगा तो बरसात सबसे ज्यादा कहाँ होगा? सालों भर वर्षा कहाँ होती है? विषुवत रेखा पर, यानी भूमध्य रेखा पर। तो सबसे ज्यादा यानी सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे?
जहाँ बरसात होगी वहीं पे तो पाई जाएगी। तो भूमध्य रेखा पर, तो कहाँ पर के लोग जो है काले होंगे, तो भूमध्य रेखा को। इतनी बात समझ में आ रही। अब इसको ये मौसम सूट कर जाएगा तो वो क्या होगा, जनजाति विकसित हो जाएगा, यानी विकास कर जाएगा, यानी लंबी हो जाएगा। तो लंबी जनजाति यानी निग्रो जनजाति जो कहाँ पाई जाएगी, भूमध्य रेखा पर। और जिसको सूट नहीं करेगा यानी कि छोटा रह जाएगा, यानी पिग्मी जनजाति, वो कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा पर ही। भूमध्य रेखा पर ही पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो पेड़ों पर निवास करती है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। सिर्फ यह ध्यान रखना है कि गर्म जहाँ ज्यादा रहेगा वन तो वहीं होंगे, वर्षा ज्यादा वहीं होगा, काले व्यक्ति वहीं पर पाए जाएंगे, जनजाति विकास वहीं करेगा, सदाबहार वन वहीं पाया जाएगा। जिसको सूट करेगा विकास कर गया, सूट नहीं किया छोटा रह गया, यानी पिग्मी जनजाति कहाँ, सदाबहार वन में, यानी कि भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोस्तों की सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अक्षांश के बारे में आज हम लोग ने पढ़ लिया। उसके बाद और आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों देशांतर के बारे में। तो जब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा, अक्षांश के बारे में प्रतिक्रिया अपनी बताइए, कमेंट में लिखिए। और वीडियो को जो है दोस्तों क्या करिए, शेयर करिए, क्योंकि शेयर करिएगा तभी तो ये चैनल आगे बढ़ेगा। और सब्सक्राइब, जो दोस्त नए थे, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास जाए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखिएगा जरूर दोस्तों, एक बार में समझ में नहीं तो 2 बार 3 बार जरूर देखिए, क्योंकि इसको अगर समझ लिए तो अक्षांश पे काफ़ी आपका पकड़ हो जाएगा और एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स आप ला सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक मिलते हैं।